हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं जनरल साइंस के स्पेशल लाइव सेशंस लेकर, जो ग्रुप डी और एएलपी के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं, और ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम होता है जिसमें जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। तो सामान्य विज्ञान जिसमें भी पूछी जाती है उस सबके लिए है सुबह डेली 9 बजे क्लास होती है सुबह, और ये हर एक एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट सेशन जो था 21st क्लास, उसमें हम लोगों ने वेव की तरंग क्या होती हैं, कि जब भी कोई वाइब्रेशन या जब भी कोई डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है, जब भी कोई कंपन या कोई विक्षुब्ध एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है या चाहता है, तो वो किसके रूप में जाता है? तरंग के रूप में। उसमें पढ़ी थी हमने दो, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी किया था साउंड को, ध्वनि तरंगे, बहुत अच्छे से समझा था ध्वनि क्या होती है, क्या स्पीड होती है, किस पे डिपेंड करती है। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपको समझ में नहीं आए हों, तो यह आपका फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी बनती है कि आप उस वीडियो को अगेन देखें और समझने की कोशिश करें। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि की विशेषताएं। हेडिंग डाल लीजिए, ध्वनि की विशेषताएं। और उसके बाद में जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज के, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कहने का मतलब है कि देखो, मेरी कुछ आवाज है, गर्ल्स की कुछ आवाज होती है, जैसे बॉयज की, लड़कों की आवाज होती है, कुछ और बड़े पुरुष होते हैं उनकी आवाज होती है, महिलाओं की आवाज होती है, छोटे बच्चों की आवाज होती है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, नहीं होता है? कुछ ना कुछ उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। आप पहचान लेते हो, अच्छा ये आवाज तो लड़की की है, कोई लड़की बोलती है, बोलते हैं ना, जैसे अगर कोई गाना गा रहा है तो गाने में इफ देयर इज अ सॉन्ग यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि द साउंड इज ऑफ गर्ल या मींस फीमेल और मेल, क्यों जो ध्वनि है वो महिला की है या पुरुष की है। इसी तरह अब देखो, सिंपल, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, और दोस्तों आपका क्या हाल है, और मैं बोला और दोस्तों आपका क्या हाल है, इसका मतलब जब मैंने साउंड की इंटेंसिटी चेंज की, तीव्रता, तो भी आप पहचान लेते हो कि कब आपको जो आवाज आ रही है वो एक अच्छी या मतलब धीमी आ रही है, या जो आवाज है वो एक शोर की तरह आ रही है, एक नॉइज की तरह आ रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? दो चीजें। इसी तरह तीसरी चीज हो जाती है कि मान लो एक बांसुरी बज रही है, एक क्या बज रही है? बांसुरी, फ्लूट। दूसरी तरफ एक वायलिन या एक सितार बज रहा है, गिटार बज रहा है, कुछ भी मान लो, एक तरफ बांसुरी एक तरफ कोई गिटार। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच वन इज फ्लूट और बांसुरी और विच वन इज गिटार। एक गिटार और बांसुरी भी बज रही होती है तो भी आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सी गिटार है, कौन सी बांसुरी है। किसके बेसिस पर पता चलता है? उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। समझिएगा, नंबर 1 लाउडनेस। आप इसको लाउडनेस कह सकते हैं, यू कैन से इट तीव्रता, हिंदी में इसको तीव्रता कहते हैं, ठीक है, लाउडनेस, तीव्रता, और मैं इसको इंटेंसिटी भी कह सकता हूं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक। देखो अभी समझना इस बात को, मैंने कहा आप कैसे हैं, ठीक है, मैंने कहा आप कैसे हैं, इसका मतलब दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? कि जब मैंने आराम से बोला तो मेरे से अंदर से जो फोर्स था, उससे जो हवा थी वो कम डिस्प्लेस हुई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब मैंने धीमी आवाज में बोला, कैसी आवाज में बोला? धीमी, फीबल, धीमी आवाज में, फीबल साउंड, तो मैंने क्या किया? कम फोर्स लगाया, लेस फोर्स लगाया, नहीं लगाया, और इस लेस फोर्स के कारण जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो कम डिस्प्लेस हुए। इसका मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स अगर कम डिस्प्लेस होंगे तो अभी वो यहां पर है, हवा के जो कण है, और वो डिस्प्लेस होके कहां पे चले गए? यहां पर चले गए।
कौन सी आवाज में? धीमी आवाज में, समझना। और मैंने बोला ओह बहुत तेज, क्या कर रहे हो, सीधे बैठो, कोई भी किताब लो। अगर मान लो मैं ऐसे बोला तो मैंने क्या किया, अंदर से मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, और जब मैंने अंदर से मोर फोर्स लगाया या मैंने अंदर से ज्यादा फोर्स लगाया तो साथियों क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी जगह से ज्यादा हटे? हटे नहीं हटे भाई। ज्यादा फोर्स तो ज्यादा धक्का, कम फोर्स कम धक्का, यहां पे कम धक्का यहां पे ज्यादा धक्का। और ये कौन सी साउंड होगी? ये होगी लाउड वॉइस। ये कौन सी होगी? लाउड और तीव्र। तो कहने का मेरा मतलब है जो लाउडनेस होती है वो वेव की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है? इसे क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे जाने को द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मध्यम पोजीशन से मैक्सिमम ऊपर नीचे जाने को क्या बोलते हैं साथियों? इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम। तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, की जो तीव्रता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। अगर आयाम कम होगा, इफ देयर इज लेस एम्पलीट्यूड, साउंड इज फीबल और धीमी। इफ देयर इज मोर एम्पलीट्यूड, साउंड इज लाउड और तीव्र। समझ में आया ये लाउडनेस क्या होती है? अब जो हमारे कान होते हैं, जो हमारे ईयर्स होते हैं दोस्तों, इनकी कैपेसिटी और या कह सकते हैं स्ट्रेंथ होती है कि ये किस साउंड को तीव्र सुने या किस साउंड को धीमी सुने। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो जो कान पे ऊर्जा पहुंचती है, जो कान पे टी समय में पर मीटर स्क्वायर पे जो ऊर्जा पहुंचती है, मींस कान जो इस लाउडनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो करते हैं इंटेंसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इंटेंसिटी की फॉर्म में। हालांकि जो लाउडनेस होती है उसे हम मेजर करते हैं डेसिबल में। किस में मेजर करते हैं? डेसिबल। और डेसिबल किसके इक्वल होता है? 1/10 बेल। एक्चुअल में यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? बेल। लेकिन इसके 1/10 हिस्से को हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। लिखते क्या है? डीबी। लिखते क्या है? डीबी। WHO के अकॉर्डिंग अगर 75 डीबी से 75 to 80 डीबी से अगर कोई साउंड ज्यादा आपके कान तक पहुंच रही है तो इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। एक्चुअल में जो सेफ लिमिट है साउंड की वो 45 डीबी तक है। सेफ लिमिट कितनी है? 45 डीबी। जो हम आराम से बातचीत करते हैं वो 15 से 20 डेसिबल की साउंड होती है। जो हम तेज चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो 45 डीबी तक की होती है। जब डीजे वगैरह बन जाता है तो ये और ज्यादा डीबी की साउंड बढ़ने लगती है। मशीनों से आने वाली जेट एरोप्लेन जो होते हैं वो तो 140 to 150 डीबी डेसिबल तक की साउंड निकालते हैं। तो ये लाउडनेस समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं इंटेंसिटी, कि जो हमारे कानों तक जो टी समय में टाइम कितना लगा? टी। एनर्जी कितने मीटर स्क्वायर पे? एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो जो एनर्जी हमारे कान तक 1 मीटर टी समय में पर मीटर स्क्वायर पहुंच रही है, टी टाइम में द एनर्जी रीच्ड टू आवर ईयर इन टी टाइम एंड पर मीटर स्क्वायर एरिया इज पर मीटर स्क्वायर, उसे हम क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी। आप जानते हो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। पावर को किस में लिखते हैं? वॉट में लिखते हैं ना। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। और एनर्जी को क्या कह सकते हैं? जूल सेकंड मीटर स्क्वायर। इसकी ये भी ऐसा यूनिट हो सकती हैं। किसकी? इंटेंसिटी की। देखो इंटेंसिटी को हम प्रैक्टिकली किस में मेजर करते हैं? लाउडनेस में। लेकिन फिजिक्स किस में मानती है? इंटेंसिटी में। एनर्जी जो ऊर्जा टी टाइम में हमारे कान के प्रति पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे या एरिया पे जो पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम को किस में लिखते हैं? पावर, वॉट में। या जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, अगर अभी मैंने कहा कि जो ये इंटेंसिटी है या ये जो लाउडनेस है ये किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। तो इसको स्टार बना के लिख लो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके इक्वल? जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो आयाम के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मान लो इसको अगर आप 3 गुना बढ़ाओगे तो जो तीव्रता होगी वो कितनी बढ़ जाएगी? 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी।
तो पहली होगी लाउडनेस, ज्यादा फोर्स, ज्यादा एम्पलीट्यूड, ज्यादा डिस्टरबेंस और ज्यादा एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा आपको ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा डीबी की वो साउंड होगी। तो किस पे डिपेंड करती है ये? लाउडनेस, एम्पलीट्यूड पे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है पिच। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पिच, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तारत्व। क्या कहते हैं? तारत्व। अब समझिएगा, अब डिपेंड किस पे करता है ये? तो देखो, अब ये 1 सेकंड है। कितनी सेकंड है? 1 सेकंड। अब यहां पे आप देखोगे तो मान लो कितनी सारी वेव चली गई, 30 वेव चली गई। तो बच्चा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी साथियों? इसकी जो आवृत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी? 30 हर्ट्ज। मतलब किसके लिए? महिलाओं के लिए समझ लेते हैं। अब मान लो कोई पुरुष बोल रहा है तो उसकी आवाज कैसी है? मोटी। तो मान लो यहां तक कितनी वेव गई? 3 या 4 वेव गई। इसकी कितनी मान लो? 15 हर्ट्ज। किसकी? पुरुषों की कितनी है? 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो याद रखिएगा, जो पतली साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। मतलब उतने ही समय में महिला ज्यादा वेव जनरेट करती हैं, उनके ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब ज्यादा कंपन होंगे, मोर वाइब्रेशंस, तो वॉइस कैसी होगी? श्रिल। तो ये कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कह सकते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी या ज्यादा आवृत्ति। तो अगर किसी की ज्यादा आवृत्ति है तो उसकी आवाज कैसी होगी? श्रिल। और किसी की कम आवृत्ति है तो उसकी, अगर किसी की लेस फ्रीक्वेंसी है तो उसकी आवाज कैसी होगी? कम आवृत्ति है, मोटी, होर्स, या कह सकते हैं ग्रेव साउंड। क्लियर है? तो पिच किस पे डिपेंड करती है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आपने बता दिया कि महिलाओं की आवाज जो होती है वो पतली होती है, लेकिन हमारा भी वही वॉइस बॉक्स होता है, महिलाओं का भी वही वॉइस बॉक्स होता है, ये डब्बा सा तो दोनों के पास बराबर है, तो महिलाएं इतनी तीखी आवाज कैसे निकाल लेती हैं? तो उसका कारण है बाबू कि देखो, जब हमारे अंदर से कोई साउंड आती है तो बीच में यहां पे 2 ऐसे छल्ले से होते हैं जिसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। तो ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये ऊपर से चिपके रहते हैं, नीचे से निकले रहते हैं। तो महिलाओं के वोकल कॉर्ड होते हैं छोटे। समझ रहे मेरी बात को? महिलाओं के वोकल कॉर्ड क्या होते हैं? छोटे। छोटे होने की वजह से जब अंदर से साउंड आता है तो ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं? जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं। जबकि जो पुरुष होते हैं उनके जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो लंबे होते हैं। लंबे होने की वजह से उसमें वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसकी वजह से जो पुरुष होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कम वाइब्रेशन, कम कंपन, एंड दे हैव मोर वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ मोर कंपन। ज्यादा कंपन होने की वजह से, शॉर्ट वोकल कॉर्ड होने की वजह से। तो तारत्व या पिच किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर है? अभी आगे जाके आपको और चीजें समझ में आएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो, और एक चीज आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा कि जो तारत्व होता है, जो तारत्व या पिच होता है, पिच, इसमें और जो अभी हमने पहले पढ़ी थी तीव्रता, लाउडनेस में कोई संबंध नहीं होता। नो रिलेशन। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। नो रिलेशन कह लो या कोई संबंध नहीं। कोई पूछ ले आपसे कि मान लो अगर हमने किसी की तीव्रता बढ़ा दी तो उसके तारत्व पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं, क्योंकि बच्चे तीव्रता मतलब एम्पलीट्यूड और तारत्व का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी।
दोनों कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। जैसे मच्छर भिनभिनाता है, कान पे कितना अजीब लगता है, क्योंकि जो उसकी पिच होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तीव्र होती है। लेकिन शेर का देखोगे तो शेर दहाड़ता है तेज, उसकी तीव्र होती है, तीव्रता ज्यादा होती है, लेकिन उसमें उतना फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसका तारत्व कम होता है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है साथियों, वो हो जाती है क्वालिटी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है? क्वालिटी, जिसे यू कैन से गुणता। हिंदी में क्या कह सकते हो? गुणता। सिंपल सा मीनिंग समझिएगा, ये डिपेंड कर, देखो अब समझिएगा, जब मैंने कोई पहली वॉइस निकाली, मानो मैं कोई गाना गाना चाहता हूं, ठीक है, अब मान लो कि मैं कोई गाना गाना चाहता हूं और जो मेरा पहला स्वर निकला, जो मेरी पहली या मेरी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी निकली, जो मेरी बेसिक फ्रीक्वेंसी कह लो, या जो मेरी मूल आवृत्ति आई मेरी आवाज में, उसे मैंने क्या कहा? उसे कहा मैंने टोन। क्या कहा? टोन। या स्वर, क्या कहा मैंने? स्वैरक। समझिएगा, जो मेरी बेसिक फ्रीक्वेंसी थी गाने गाने में, उसे मैंने क्या कहा? स्वैरक या टोन। कहते हैं ना कि मेरी टोन अलग है। जैसे मैं कभी कभी क्या होता है, मेरी आवाज भारी है तो मैं किसी से बात करता हूं तो लगता है कि जैसे मैं उससे लड़ रहा हूं। तो इस तरह से क्या है, हर एक की अपनी टोन होती है। अब जब इस टोन में जो फ्रीक्वेंसी किसी की टोन से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? टोन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, आवृत्ति टोन की आवृत्ति से ज्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवरटोन। क्या कहेंगे? ओवरटोन, या हिंदी में अधीर स्वर। तो याद रखिएगा, जो क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ओवरटोन्स या अधि स्वर पे। अभी इसको भूल जाओ, मान लेते हैं, छोड़ दे इसको, सिंपल भाषा में कर लेते हैं। देखो, मम्मी और बुआ जी हैं। कौन है? मम्मी जी और बुआ जी, मदर एंड बुआ जी, ठीक है। अब सोचो कि इन दोनों की, ये इनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है। कितनी है? 20 हर्ट्ज। इनकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 20 हर्ट्ज। मतलब दोनों एक फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाल रही हैं, समझ रहे हो। इनकी जो एम्पली या इनका जो लाउडनेस है वो कितनी है? 10 dB। ये कितनी आवाज से बात कर रही है? 10 डेसिबल। और ये भी कितनी आवाज से बात कर रही है? 10 डेसिबल। अब आपके पास फोन आता है दोनों का, पहले मम्मी जी का फोन आता है, फिर बुआ जी का। आप दोनों की आवाज सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम इंटेंसिटी या लाउडनेस है, तीव्रता है, फिर भी आप आवाज पहचान लेते हो। इसी तरह मान लेते हैं किसी का जो टोन है, या मान लेते हैं कि एक बज रहा है फ्लूट, जो मैं भी एग्जांपल दिया था, बांसुरी, और एक बज रही है सितार, समझ रहे हैं। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और लाउडनेस या इंटेंसिटी, तीव्रता, क्या क्या? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी या तीव्रता वो सेम है। कैसे है? बिल्कुल समान है। फिर भी आप अंतर कर लेते हो, फिर भी आप क्या कर लेते हो? डिफरेंस बता देते हो कि कौन सी बांसुरी की आवाज है, कौन सी सितार की आवाज है। इसी तरह मम्मी, फूफा, चाचा, बुआ, हम सबकी आवाज, अपने रिलेटिव्स की, अपने पहचान वालों की, चाहने वालों की आवाज पहचान लेते हैं। बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनकी आवाज पहचान लेते हैं। जो अलग अलग आवाज में हम डिफरेंस ढूंढ पाते हैं वो कौन सा होता है? किसकी वजह से होता है? क्वालिटी की वजह से। वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम क्या, किस नाम से पुकारते हैं? क्वालिटी। अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, जो आप अलग अलग साउंड्स में डिफरेंस बता पाते हैं, इट इज ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड, गुणता की वजह से। दैट डिपेंड्स अपॉन ओवरटोन्स, जो किस पे डिपेंड करती है? अधि स्वरों पे। क्या होता है कि डिफरेंट टोन्स के डिफरेंट ओवरटोन्स होती हैं, तो जब वो बात करते हैं तो आप उन ओवरटोन्स को इजीली कन्वे कर लेते हो, इजीली पहचान लेते हो। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छे से अपनी, डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, ये साउंड में भी होता है और ये लाइट में भी होता है। जब लाइट पढ़ेंगे तो लाइट में देखेंगे, अभी किस में देखना है? साउंड में। एक चीज समझो यहां पे, मान लो आप खड़े हो ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब आप, या कह सकते हैं श्रोता, सुनने वाला, लिसनर। एक ऑब्जर्वर है
और यहां पे एक ट्रेन है, यहां पे क्या है, एक ट्रेन। ठीक है, अब क्या होगा बाबू कि ट्रेन दो तीन तरीके से हो सकती है केस। एक तो ट्रेन हो सकती है आपसे दूर जा रही हो, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। अगर मैं ये एरो इस तरफ लगा रहा हूं तो दूरी बढ़ रही है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो ट्रेन है ये आपकी तरफ आ रही हो, जो ट्रेन है वो किस तरफ आ रही हो, ये आपकी तरफ आ रही हो। तो एक तो है कि ट्रेन दूर जा रही है, दूरी बढ़ेगी, यहां पे जो दूरी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है जब सोर्स, जहां से आवाज निकल रही है, स्रोत, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, एक दूसरे की तरफ जाते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ चेंज इन परसिव्ड फ्रीक्वेंसी। परसिव्ड फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है आवृत्ति में परिवर्तन होता है। आवृत्ति में क्या होता है, परिवर्तन। अच्छे से लिख लीजिए, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड। ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है उसके कारण आया हुआ आवृत्ति में परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, डोपलर इफेक्ट कहते हैं। ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 में यह डॉपलर प्रभाव बताया था। कहने का मतलब है जैसे ट्रेन के इंजन की सीटी है, जब ट्रेन के इंजन आपके पास आता है तो देखा होगा जो सीटी है वो कानों में चुभने लगती है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वो पास आती है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इंजन जैसे आपके सामने से निकल जाता है तो जो इंजन की सीटी की आवाज है, जब वो आपके सामने से निकल जाता है तो जो इंजन की सीटी की आवाज है वो कैसी हो जाती है, वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है या कम तीखी हो जाती है। होती है ना एकदम कानों में, जब पास आता है तो चुभने लगती है, शी करके आता है, तो उसका मतलब जब दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी घटने लगती है। यह किसकी वजह से होता है, डॉपलर इफेक्ट की। और ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है इसे कहते हैं डॉपलर शिफ्ट, कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। और इसी डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो लाइट में हुआ था, हम लोगों ने मतलब साइंटिस्टों ने कि जो प्लैनेट्स और जो स्टार्स हैं इनकी वेलोसिटी क्या है ये पता की। जो हब्बल थे, एडवर्ड हब्बल, जिसके नाम पे हब्बल टेलीस्कोप है, उन साइंटिस्ट ने पता किया कि जो ब्रह्मांड है उसमें निरंतर फैलाव आ रहा है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। किसके अध्ययन से, डॉपलर इफेक्ट के स्टडी से। इससे बहुत सारी चीजों का पता चलता है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, सिर्फ आवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। पास आएगा बढ़ जाएगी, दूर जाएगा कम हो जाएगी। जैसे एम्बुलेंस का ले लो, पास आती है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो तीव्र लगने लगती है सायरन की, दूर जाती है तो कम हो जाती है। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा में, डॉपलर इफेक्ट। आ गया होगा समझ में। इससे ज्यादा इसको बिल्कुल, अब फ्रीक्वेंसी कब कम होगी, ज्यादा, दूर और पास आने वाला सिस्टम याद कर लो, ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ही के लिए है। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, दोबारा बता देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैक नंबर। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मैक नंबर, मैक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक नंबर कह लो या मैक संख्या कह लो। देखिए, आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रह्मोस है, आपने भारत की एक मिसाइल पढ़ी होगी ना, ब्रह्मोस, कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक है। कैसी है, सुपरसोनिक। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो निर्भया मिसाइल है, निर्भया भारत की मिसाइल है ना, वो कैसी है, वो सबसोनिक है, सबसोनिक। अब ये क्वेश्चन सबसोनिक, सुपरसोनिक, जिसे पराध्वनिक भी कह सकते हैं हिंदी में। सुपरसोनिक को क्या कह सकते हैं, पराध्वनिक। हालांकि ज्यादातर आपको
ये वर्ड मिला होगा। अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का चांदीपुर उड़ीसा में टेस्टिंग हुई, तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक क्यों है और ये सबसोनिक क्यों है, वो किस पे डिपेंड करता है? मैक नंबर पे। समझिएगा, मैक नंबर, मैक संख्या बताती है रेशियो, अनुपात, किसका अनुपात? ऑब्जेक्ट स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड इन अ मीडियम, समझ रहे हैं? माध्यम में पिंड की गति, माध्यम में पिंड की गति या ऑब्जेक्ट स्पीड इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम। समान माध्यम में ध्वनि की गति, समान माध्यम में ध्वनि की गति। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्पीड इन अ मीडियम टू द स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम। कि मान लो ये हवा है, ये क्या है? एयर। इसमें हवा की स्पीड कितनी है? मान लो 332 मीटर पर सेकेंड, और कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड कितनी है? 166 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? तो मीडियम कैसा है? सेम। एयर, दोनों में, हवा में भी साउंड की स्पीड, और हवा में मान लो कोई विमान उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन, उसकी स्पीड कितनी है? 166। तो हमें क्या मिल जाता है? मैक नंबर मिल जाता है। तो कितना हो गया मैक नंबर? 1/2। मैक नंबर कितना हो गया? कट गया ना ये, 1/2। अब सिंपल सा एक चीज ले लेते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मैक नंबर, इफ मैक नंबर इज लेस देन 1, मैक नंबर 1 से क्या है? कम है। 1 से कम, जैसे हाफ है, 1/3 है, 1 से कम है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सबसोनिक। क्या कह सकते हैं? सबसोनिक। और या ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है, इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो मैक नंबर होता है वो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है और अगर उससे दुगनी है, तिगनी है। मान लो किसी का मैक नंबर 1/2 आया, तो हमें क्या पता चला कि अगर साउंड की स्पीड 332 है तो जो चीज उड़ रही है, एरोप्लेन वगैरह, वो उससे आधे, क्योंकि 2 मतलब 332 और आधा मतलब 1, तो हाफ 166 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ रही है। तो इसका मतलब जो मैक नंबर होता है वो हमें कंपैरिजन करा देता है। तो जिसका मैक नंबर 1 से कम, सबसोनिक, जैसे निर्भया, तो कह सकते हैं कि जो निर्भया मिसाइल है वो साउंड की स्पीड या ध्वनि की गति से आधी गति से उड़ रही है, अगर उसकी इतनी है, या कम गति से उड़ रही है। सेकंड, किसी का मैक नंबर, मैक संख्या 1 से ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक। क्या कह सकते हैं? सुपरसोनिक। जैसे ब्रह्मोस, उसका मैक नंबर 2.5 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल की, वो हवा की स्पीड से, अगर हवा में मिसाइल उड़ रही है तो हवा की स्पीड अगर 332 है तो उससे 2.5 गुना ज्यादा है, मतलब उससे 2.5 टाइम्स मोर स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल की, क्योंकि वो क्या है? सुपरसोनिक। तीसरी चीज, अगर यही मैक नंबर 5 से ज्यादा हो जाता है, कितना हो जाता है? 5 से ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट को कहते हैं हाइपरसोनिक। उस स्पीड को क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक, या ये कह सकते हैं अति पराध्वनिक। इसे इंग्लिश की इस वर्ड को ज्यादा याद रखना, सुपरसोनिक हिंदी वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 5 गुना ज्यादा हो जाती है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 टाइम मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन हाइपरसोनिक मोशन। वो हाइपरसोनिक गति होती है, और ये किसकी होती है? जब ये अग्नि, पृथ्वी वगैरह मिसाइल होती है ना, जब ये टारगेट को हिट करती हैं, उस समय जो इनकी स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक हो जाती है। क्लियर हो गया होगा? मैक से, मैक से क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। इट इज द रेशियो होता है, ये अनुपात होता है कि माध्यम में पिंड की गति कितनी है, ऑब्जेक्ट की चाल कितनी है, और माध्यम में
इसकी चाल कितनी है साउंड की, तो उससे कंपैरिजन हो जाता है। एक चीज यहां पर डाल दीजिए, सोनिक बूम, हिंदी वाले भी इसी को लिखिएगा, सोनिक बूम, प्रक्षुब्ध बोल देते हैं इसको, प्रक्षुब्ध, सोनिक प्रक्षुब्ध। तो क्या होता है कि मान लो ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, तो जब एरोप्लेन उड़ता है, जिसकी एरोप्लेन की स्पीड कितनी होती है, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक का मतलब समझ रहे हैं ना, साउंड की स्पीड से ज्यादा, तो वो अपने पीछे एक कोनिकल शेप में वेव्स छोड़ता है। कौन सी वेव्स छोड़ता है, शॉक वेव्स। कौन सी वेव्स छोड़ता है, प्रघात तरंगे। कौन सी तरंगे, प्रघात तरंगे। याद रखिएगा, जब कोई एरोप्लेन उड़ता है सुपरसोनिक स्पीड से, तो वो अपने पीछे कौन सी तरंगे छोड़ता है, शॉक वेव्स, जिससे खिड़कियों, मतलब बहुत तेज प्रेशर में बदलाव आता है, हवा में प्रेशर में, और खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं या बिल्डिंग्स को भी नुकसान होता है। इट इज हार्मफुल फॉर बिल्डिंग्स ऑल्सो, एंड बिल्कुल कानों में दर्द हो जाता है। जो लोग एयरपोर्ट वगैरह के आसपास रहते होंगे, जैसे धौला कुआं वगैरह दिल्ली में, या जहां पे ये जेट एरोप्लेन उड़ते हैं, तो देखा होगा आपने कि जब ये 15 अगस्त या 26 जनवरी पे वो शो नहीं होता है, एयर शो, तो इतनी तेज आवाज करते हैं वो, उसका कारण क्या है, शॉक वेव्स। और वो जो डिस्टरबेंस होता है, उस शॉक वेव से जो डिस्टरबेंस होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जो निकलती है, ऊर्जा, साउंड एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम। लार्ज सोर्स, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, या एक लार्ज वॉल, किसी पहाड़ या बड़ी दीवार वगैरह से टकराती है, तो वो साउंड को क्या करती है, साउंड जो होती है वो टकरा के दोबारा से बाउंस बैक कर जाती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम, तो अपने पुराने वाले माध्यम में साउंड का टकरा के वापस लौट आना, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हमें दो तीन चीजें समझ में आती हैं। एक, इको पढ़ा, प्रतिध्वनि पढ़ी थी ना उस दिन हमने, इको, कि जब साउंड टकराती है तो वापस हमें जो अपनी डुप्लीकेट साउंड सुनाई देती है, इट इज कॉल्ड इको। उसके लिए मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए थी, न्यूनतम दूरी, ऑब्जर्वर और जिससे वो टकरा के वापस आ रही है उसके बीच में न्यूनतम दूरी बताइए, 17 मीटर थी ना बच्चा, और टाइम कितना होना चाहिए था, 0.1 सेकेंड, क्योंकि हमारे दिमाग पर किसी भी साउंड का जो परसिस्टेंस होती है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ऑन अवर माइंड कितनी होती है, वो 1/10 सेकेंड तक रहती है। तो इतने समय में, कम से कम इतने समय में, और कम से कम इतनी दूरी तक कोई व्यक्ति है, तो उसे अपनी जो इको है वो सुनाई दे जाएगी। क्लियर है। एक आपने पढ़ा था रिवर्बरेशन, पढ़ा था ना, रिवर्बरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुरणन। अनुरणन किसके कारण होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आपने मतलब बहुल परावर्तन, जब कई बार परावर्तन हो जाता है तो आपको अपनी साउंड ही, जो अपनी, जैसे आपने बोला ओ ओ, तो क्या हुआ कि वो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कई बार आपको सुनाई दे रही है। उसका कारण क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और ये बंद जगह में ज्यादा होता है, बंद सोर्स में, और क्या होता है कि साउंड रुक जाती है। जैसे माउंटेन्स वगैरह की वैली होती है, तो वहां अपना नाम पुकारते हैं लोग जा जाके कि आई लव माई इंडिया, तो वहां से आवाज आती है आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। कुछ लोग और भी पुकारते हैं, ठीक है। तो जो रिवर्बरेशन होता है, अनुरणन होता है, इसके कारण मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, इसमें साउंड रुक जाती है। तो ये जो चीज है, ये जहां गाने वगैरह गाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे ये सिनेमा हॉल में या ऑडिटोरियम एक्सेट्रा कंसर्ट हॉल्स में, ये इसको हटाना होता है, रिवर्बरेशन को हटाना होता है।
और हटाने के लिए क्या करते हैं, वो दीवार पे हैवी कर्टेन या पर्दे वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा हो जाए, एरिया ज्यादा हो जाए, और जो रिफ्लेक्शन है उनको पर्दे जो कर्टेन होते हैं वो सोख लें, एब्जॉर्ब कर लें। समझ रहे हैं ना इस बात को मेरी को? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तीसरी नेक्स्ट चीज लाते हैं, ये मैंने उस दिन भी पढ़ाया था अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन। इसे समझिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, या ये कह सकते हैं ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन। और ये सब हमारी डेली लाइफ में होता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि जो साउंड होती है वो दिन में कम दूरी तक, बेटा मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, दूरी तक, कि जो साउंड होती है वो दिन में कम दूरी तक चलती है, और जबकि रात में दूर दूर तक सुनाई देती है। हॉर्न वगैरह होते हैं ना बस के, मान लो किसी का घर थोड़ा सा, किसी के घर के थोड़ी दूर से 1 किलोमीटर दूर से रेलवे लाइन जा रही है, तो रात में क्या होता है, रेलवे की जो हॉर्न है वो साफ सुनाई देते हैं, जबकि दिन में कम सुनाई देते हैं। उसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन। इसको मैं आपको लाइट में और अच्छे से पढ़ाऊंगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी आप एक चीज समझ लीजिए, जहां की डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां का घनत्व ज्यादा होती है या मोर डेंसिटी होती है, उनको कहते हैं डेंसर। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम या सघन माध्यम। मेरी बात समझ रहे हैं? जहां की डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है, द मीडियम इज कॉल्ड डेंसर। और जहां की कम होती है, कम डेंसिटी, कम घनत्व, उसे हम क्या कहते हैं, रेयर। हिंदी में विरल माध्यम, विरल और सघन। अब मान लो ये हमारा एक मीडियम है, इस पे मैंने एक ऐसे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एक कोण बना दिया, अभिलंब बना दिया, परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं? तो मान लेते हैं जब कोई चीज विरल से, रेयर से, कम घनत्व से कहां आएगी, ज्यादा घनत्व में, तो वो किस तरह मुड़ जाएगी, इस अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ। और जब ये बाहर जाएगी डेंसर से रेयर, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं? इस तरफ मुड़ गई और इधर क्या हो गई, दूर हो गई। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये मान लो रोड है, ये क्या है, रोड। दिन में, डे की बात चल रही है, दिन की। किसकी बात चल रही है, दिन की। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने चिल्लाया ओए, मैंने ऐसे बोला फॉर एग्जांपल। अब क्या हुआ कि ये गर्मी है, दिन में रोड है तो धूप है, दिन में क्या, धूप है, गर्मी है। गर्मी होने की वजह से रोड के ऊपर की जो एयर है, रोड के ऊपर की जो एयर है, ये कैसे हो जाती है, रेयर, विरल। इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, लेस डेंस। इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम। और कम घनत्व को क्या कहते हैं, रेयर। जो ऊपर की हवा है, ऊपर की जो एयर है, वो क्या होती है, मोर डेंस, या कह सकते हैं इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा, डेंसर होती है ये। अभी मैंने क्या बताया था, जब रेयर से डेंसर आएंगी तो मुड़ जाएगा ना अभिलंब की तरफ। मान लो ये एक अभिलंब है, यहां से मैंने ओए चिल्लाया, तो जो साउंड होगी वो किस तरह मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। मुड़ गई, नहीं मुड़ गई? क्योंकि मैं यहां हूं और यहां से जो चिल्ला रहा हूं, ये मीडियम कैसा है, रेयर। इसके ऊपर जो एयर है वो कैसी है, ज्यादा डेंस। ये रेयर क्यों है, क्योंकि गर्मी है, तापमान बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा केस सुनो, दूसरा केस रात का, यहीं पे दूसरा किसका सुनो, रात का। तो रात में क्या होगा, समझिएगा कि रात में यहां पे क्या, यहीं पे मैं हूं खड़ा हुआ नाइट में, और मैं अभी भी चिल्ला रहा हूं ओए ओए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बाबू अभी रात में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है सड़क, कोल्ड हो जाती है रोड। तो कोल्ड होने से ये क्या हो जाएगा, यहां की जो एयर होगी वो डेंस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, डेंसर, सघन हो जाएगा। और यहां की जो हवा होगी आगे की, वो कैसे हो जाएगी, ऊपर की या आगे की, ये हो जाएगी रेयर, विरल। ठीक है। अब मैं यहां से चिल्लाया तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था जब डेंसर से कोई चीज रेयर में आती है तो वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो अभिलंब से दूर हो जाएंगी, और जो मेरी रेज होंगी, जो साउंड का जो वेव होंगी, वो कहां जाएंगी, दूर दूर। तो दिन में ये मुड़ जाती हैं, दिन में क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं, बीच में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती।
और रात में ये रिफ्रैक्शन होने की वजह से ज्यादा दूर तक जा पाती हैं। अब बताइए समझ में आया ना? तो रात में और दिन में जो हमें आवाज सुनाई देती है ये किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से। रात में दूर तक की साउंड सुनाई दे जाती है और दिन में पास की देती है, या ज्यादा दूर तक साउंड सुनाई नहीं देती। क्लियर हो गया होगा? अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। हिंदी में कहते हैं अनुनाद। अब मेरी इसको क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। आपने कहीं पढ़ा होगा कि जब इफ द सोल्जर्स आर पासिंग ऑन अ ब्रिज, जो सोल्जर्स हैं वो किसी ब्रिज से जा रहे हैं, किसी पुल को पार कर रहे हैं, तो दे आर एडवाइज नॉट टू पास विद मार्च, कि उनको मार्च करते हुए ऐसे कदम ताल मिलाते हुए पार नहीं करना चाहिए, इस बात की सलाह दी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं? समझाऊं या नहीं? बिना समझाए चला जाऊं? देखो, पुल, ब्रिज, ब्रिज है, कोई पुल है। लाइक नहीं करोगे मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता आप लाइक नहीं करोगे, कोई बात नहीं। ब्रिज मतलब पुल। बेटा पुल जो है ये कुछ इसकी जो बनावट होती है ना, ये इस तरह होती है कि इस पे ये वाइब्रेशन करता है। क्या करता है? वाइब्रेशन, कंपन करता है, इलास्टिक होता है, जिससे कि जब इस पे कोई वजन चलता है ना तो ये टूटता नहीं है, मतलब इलास्टिसिटी रखी जाती है, वाइब्रेशन करता है, कंपन। तो कंपन करने की कोई ना कोई आवृत्ति होगी, समझ रहे हैं? आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्या हुआ साथियों कि जब हम लोग मार्च कर रहे हैं या सोल्जर्स क्या कर रहे हैं इसके ऊपर मार्च, कदम ताल, तो कदम ताल की भी क्या होगी? कदम ताल से कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होंगे। कदम ताल से भी क्या होंगे? कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, या क्या कहूं, क्या होंगे? कंपन। इन कंपन की भी क्या होगी? कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो कहने का मतलब जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, तो कौन सा क्या बन जाता है? रेजोनेंस। या ये कह सकते हैं जब ब्रिज और जो चीज उसके ऊपर से गुजर रही है, हवा हो चाहे सोल्जर्स हो, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन करने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बराबर, इक्वल। तो जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? रेजोनेंस की कंडीशन। और बराबर होने से पुल टूट भी सकता है, पुल टूटने का खतरा हो जाता है। तो रेजोनेंस क्या होता है कि जब वो चीज उसके ऊपर चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ब्रिज वगैरह होते हैं इनके वाइब्रेशंस इक्वल हो जाते हैं। सेम टू सेम रेडियो में भी होता है। रेडियो में आप ट्यून करते हो ना, कहते हो ना ट्यूनिंग करो, और जब तक आप उसको घुमाते रहते हैं, जब तक कि मतलब आपको जो एज जो फ्रीक्वेंसी आ रही है सिग्नल की, उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जिससे आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं हो जाती है। तो रेडियो की जो ट्यूनिंग होती है वो भी किस पे होती है? रेजोनेंस के कारण होती है, अनुनाद के कारण होती है। इसमें क्या है कि जब चीजों की, दोनों चीजों की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। कहीं आ जाए तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार और अच्छे से बता दूंगा। लास्ट आ जाता है दोस्तों डिफ्रैक्शन, और उसके बाद में क्वेश्चंस। डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है कि साउंड की जो तरंग धैर्य होता है, साउंड का तरंग धैर्य बहुत लंबा होता है, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर। और जो खिड़की दरवाजे होते हैं, डोर्स, विंडो, खिड़की, दरवाजे वगैरह, इनकी जो तरंग धैर्य होती है, वेवलेंथ, वो लगभग इसी के बराबर होती है। तो कहा जाता है, कहते हैं कि साउंड जब किसी बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट या किसी से टकराती है तो उनके कोने से मुड़ जाती है, उनसे टकरा के, उनसे कोलाइड करके क्या होती है? साउंड बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन। ओके, इसी की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, मान लो एक कमरे में कोई बात कर रहे हैं, दो लोग, तुम कैसे हो, हम ठीक है, इस तरह से कुछ भी बात कर रहे हैं, तो बाहर तक हल्की हल्की उनकी साउंड, फुसफुसाहट सुनाई दे जाती है। या कहते हैं ना गांव में, या हर जगह कहते हैं, चुप रहो दीवारों के कान होते हैं। तो दीवारों के जो कान होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? डिफ्रैक्शन की वजह से। मतलब अंदर बंद कमरे की बातचीत थोड़ा बहुत बाहर तक सुनी जा सकती है, अगर कमरा साउंड प्रूफ नहीं है तो। किसके कारण?
डिफ्रैक्शन के कारण, कि साउंड जो है वो ऐसे खिड़की दरवाजों से टकराती है और मुड़ जाती है और मुड़ के बाहर आ जाती है, जिससे आप उसे सुन सकते हैं। क्लियर है भाई? तुम लोग बात कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही आज की चीजें, जल्दी बताओ। मैंने आज बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की है हर एक चीज को, ज्यादा। तो आज के जो बच्चा टॉपिक थे हमारे, एक लास्ट रह गया इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। इंटरफेरेंस कि मान लो एक ये तरंग है और एक ये तरंग है, तो इन दोनों को मिल जाएंगे तो एक ऐसी तरंग हो जाएगी ना बड़ी। तो व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल वेव, इसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। ये दो टाइप का होता है। एक तो देखो इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट, एक का ट्रफ एक का क्रस्ट, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी। ये लाइट में भी होता है, इसकी ज्यादा बढ़ जाएगा ना। और एक क्या होता है कि दोनों का जो ये क्रस्ट से क्रस्ट मिल गया, सॉरी क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव या हिंदी में बोलते हैं इसे संपोषी। कंस्ट्रक्टिव या संपोषी इंटरफेरेंस, जब दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट मिल जाते हैं, ट्रफ और ट्रफ, और अगर सी और टी मिल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं इसे? डिस्ट्रक्टिव, विनाशी इंटरफेरेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कौन कौन से टॉपिक किए आज? कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, उसके बाद में डॉपलर इफेक्ट, मैक नंबर, मैक संख्या, डॉपलर प्रभाव, विशेषताएं, डॉपलर प्रभाव, मैक संख्या, उसके बाद में रिफ्लेक्शन, इको, रिवर्बरेशन पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा था, अपवर्तन कि रात और दिन वाला एग्जाम्पल, डिफ्रैक्शन पढ़ा है, रेजोनेंस पढ़ा है, और अब इंटरफेरेंस। कई सारे टॉपिक हैं। अगर आपको समझ में आई हो दोस्तों, एक ही आपसे हमेशा कहता हूं, आपके भाई बंधु हैं, आपका छोटा या बड़ा जो भी मानो, मैं तो आपको मानता हूं, ये इमोशनली वाला ब्लैकमेल नहीं है। लाइक शेयर करना मत भूलना, मेहनत होती है तो इट इज माई हक, हक को मांगना चाहिए, ठीक है? छीन सकते नहीं है, आप दूर बैठे हो। ओके, तो आज के क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाना नहीं है, समझना है चीजों को। सर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बेटा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक गड़बड़ की थी पिछली क्लास में एक फॉर्मूले में, उसको भी ठीक करेंगे। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो क्या कीजिए, दोबारा से मतलब उसको रिफ्रेश कर लीजिए। थैंक यू बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा बाबू। अ पर्सन इज वर्किंग एट रेल्स विद अ हैमर, एक मजदूर रेल की पटरियों पर हथौड़े से कार्य कर रहा है। अ बॉय हर्ड द साउंड ऑफ हैमर 2 टाइम्स, अगर एक बच्चा उसके पटरी पे कान लगाता है तो उसको हथौड़े की आवाज 2 बार सुनाई देती है। कितनी बार सुनाई देती है दोस्तों? 2 बार सुनाई देती है। उसका कारण क्या है? बेटा कल हमारा लाइट शुरू होगा, इतना मस्त और जबरदस्त शुरू होगा। कब? अगर आप लाइक शेयर करोगे। अगर आप लाइक शेयर करोगे ना, अभी मैंने देखे बहुत सारे लाइक्स हैं, तो लाइट को और अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो मतलब फिजिक्स का बेसिक है ना, कभी भूल नहीं पाओगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बाबू? देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बेटा जूम तो काफी है। एक आदमी रेल की पटरियों पर काम कर रहा है हथौड़े से बार बार। एक बच्चा है, वो अपने कान को रेल की पटरियों पर लगाता है, तो उसे हथौड़े की आवाज 2 बार सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्वेश्चन नंबर आंसर ए है कि इस्पात में वायु की ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा देखे, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन एयर। सेकंड है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन एयर, ध्वनि का वेग वायु में ज्यादा है। दोनों में समान है, सेम है, या ध्वनि के परावर्तन के कारण। लोग गलत और सही दोनों आंसर दे रहे हैं, जबकि मुझे सही आंसर चाहिए। आई वॉन्ट राइट आंसर। नेक्स्ट सर इसको हटाइए, मैं बताता हूं बाबू। देखो बच्चा, यहां पे हवा है, वायु है, क्वेश्चन नंबर 1 में एयर है, एंड सेकंड चीज क्या है? स्टील है। स्टील मतलब रेल की पटरी।
स्टील की बनी हुई रेल की पटरी, इस्पात। अब समझिएगा, इस मजदूर ने हथौड़े से चोट की ऐसे, तो दो जगह से साउंड आई। एक तो साउंड इस स्टील के थ्रू आई। किसके थ्रू आई? इसके कान तक, बच्चे के कान तक, स्टील के थ्रू। मान लेते हैं ये एक मजदूर है, इसने हथौड़े से कोई चोट की। यहां पे एक बच्चा है जिसने कान लगा लिए पटरी पे, उसको दो बार आवाज सुनाई दे रही है। तो उसका कारण क्या है कि एक बार तो हथौड़े की आवाज किससे होकर आई? स्टील से। और दूसरी बार कहां से आई? हवा से होते हुए। तो साउंड दो बार आई, एक बार हवा से होते हुए, एक बार स्टील या इस्पात से होते हुए। दोनों में स्पीड जो होती है साउंड की वो अलग अलग होती है। अलग अलग होती है ना, डिफरेंट। इसमें तो भैया 1500 से 1600 किलोमीटर वो मीटर पर सेकंड, और इसमें 332। तो पहले उसे स्टील में से सुनाई दी और दोबारा उसे हवा में से। तो कितनी बार सुनाई दी उसे? 2 टाइम्स, 2 बार आवाज सुनाई दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्टील में, इस्पात में जो ध्वनि की स्पीड होती है वो एयर से ज्यादा होती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन स्टील देन एयर। तो स्टील में क्या होती है? इस्पात में ज्यादा होती है हवा से, इसलिए उसको 2 बार आवाज सुनाई दी। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 सर, समझ में आ रहा होगा ना बाबू? ऐसे दिमाग लगाया करो आप लोग, दिमाग बहुत है, लगाया करो। फिजिक्स के बाद बायोलॉजी और फिजिक्स अभी रह गई है। आप लोग एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने दो साथियों अच्छे से। तुम क्या चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दूं? नहीं बाबू, मुझे पता है कि ये सब चीजें आपको हेल्पफुल होंगी। तो आप लोग बस धैर्य के साथ पढ़ते रहो। याद रखिएगा, स्टूडेंट की लाइफ में पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य की सदा जीत हुई है। एकलव्य की स्टोरी सुनी है ना? धैर्य रख के अभ्यास किया था, यही नहीं सोचा था आज ही मैं सबसे बड़ा धनुधर बन जाऊंगा। अभ्यास किया पेशेंस से, धैर्य से, और आज सब लोग एकलव्य का एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों। क्वेश्चन 2 है कि इनमें से कौन सी ध्वनि की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड? जल्दी बताइए। ए लाउडनेस, तीव्रता, बी पिच, तारत्व, सी क्वालिटी, गुणता, डी इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। कितने साफ से आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं राइटिंग भी सुधार रहा हूं, पता है आपको? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत खुशी की बात है। तो ये तीनों भी हमने पढ़ी है। तीव्रता जिसे हम डेसिबल में नापते हैं, सेकंड होती है हमारी पिच जो होती हैं, तो कौन सी नहीं होती? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। शाबाश, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी हो रही है मुझे। शाबाश। और बाबू बहुत अच्छा करेंगे। लाइट, तुम लोग फिजिक्स में कभी ये नहीं कहोगे कोई किसी से जाकर कि नहीं हमें फिजिक्स आती, आएगी, क्यों नहीं आएगी। और बेहतर करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के रूप में, क्वेश्चंस में और कठिन कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बेटा आपको बताना है इनमें कौन से करेक्टली मैच हैं, कौन सही सुमेलित हैं। एक तरफ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, एक तरफ किस पे निर्भर करती है, डिपेंड। तो आपको पता है लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे, पिच फ्रीक्वेंसी पे, थर्ड क्या हो गई क्वालिटी, वो किस पे करती है, ओवरटोन्स, अधिस्वर पे। तो लास्ट क्या रह जाता है, ऑल आर करेक्टली मैच, सभी सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी क्या रह जाएगा, डी, बिल्कुल सही। सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चंस करके जाना है, 18 क्वेश्चन के लगभग हैं, उससे पहले मत जाना। मैं नहीं जा रहा, आप भी मत जाना, जबकि मुझे जाना चाहिए, मैं थक गया होऊंगा बोलते बोलते।
बेटा तुम ज्वाइनिंग की कर रहे हो हैं, बाबू तुम पास हुए नहीं हो, बाबू तुम पे दौड़ भाग हुई नहीं है वो वजन टांग के, और तुम अभी वो बन जाओ, क्या ज्वाइनिंग कर लो। बच्चा पहले कभी करे ज्वाइनिंग, आप टेस्ट निकाल लो, ज्वाइनिंग कभी हो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लाउडनेस ऑफ साउंड अगर एम्पलीट्यूड को 2 टाइम बढ़ा देते हैं। अगर ध्वनि तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो तीव्रता पर क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन इजी है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था, सर हटा लीजिए, कि इंटेंसिटी जो होती है वो आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है, आयाम के वर्ग के बराबर। अगर वर्ग को आपने 2 गुना कर दिया तो 2 गुना मतलब 2 गुना का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4, तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी या तीव्रता 4 गुना बढ़ जाएगी। तीव्रता कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 गुना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तीव्रता 4 गुना बढ़ेगी, लाउडनेस इंक्रीजेज 4 टाइम्स। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, लो ताली, वेरी गुड, मजा आ रहा है ना, गुड। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो लाइफ में। याद रखिएगा कि अभ्यास ही इंसान को अच्छा करेगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथियों, तो आप एक दिन अपने आप में इतना बदलाव पाओगे, इतना बदलाव चेंज मिलेगा कि यू विल फाइंड योर सेल्फ अ डिफरेंट पर्सन, बिल्कुल ही अलग, एकदम अच्छा व्यक्तित्व, चेहरे पे चमक रहेगी। खुश रहो, मस्त रहो। कोई प्रॉब्लम है तो अपने भाई के साथ आप शेयर कर सकते हो। सच में मुझे बहुत बुरा लगता है, किसी को समझ नहीं आता, कोई परेशान हो जाता है, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मतलब मैं सच में द्रवित हो उठता हूं, सोचता हूं यार किसे हेल्प कर पाऊं, क्या कर पाऊं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हम अपने अपरिचितों की आवाज पहचान लेते हैं। वाई वी रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ अवर रिलेटिव, किसके कारण, इनमें से किसके कारण हम अपने परिचितों की आवाज पहचान लेते हैं। बाबू सितार, बांसुरी वाला एग्जाम्पल ऑफ फ्लूट वगैरह, तो किसके कारण। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, क्वालिटी के कारण। किसके कारण, क्वालिटी, गुणता के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ड्यू टू क्वालिटी। वेरी गुड। बाबू लिख रहे हो ना आप लोग, नोट्स बना रहे हो ना धीरे धीरे, शाबाश। क्वालिटी के कारण आपका मन नहीं लगता ना। देखो दुनिया में 2 ही चीज हैं, जब तक आपका मन अपनी चीज है, जब भी हम किसी चीज को करते हैं ना, पढ़ाई हो या किसी चीज में लगने वाली बात हो, लगन, तो जो सबसे ज्यादा संघर्ष होता है ना साथियों, वो हमारा खुद के साथ होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं, एक आप क्या कर सकते हो, एक आप क्या नहीं कर सकते हो। अगर मन नहीं लग रहा ना, तो मन से लड़ो और लगाओ, हिम्मत हारे टूटे कुछ हो, बैठो पढ़ाई पे। 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन लगना मन 100% लगने लगेगा, लेकिन उस समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा और उस समय के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है खड़े हुए व्यक्ति की ओर आती हुई एम्बुलेंस के सायरन की ध्वनि की आवृत्ति नजदीक आने पर बढ़ जाती है, वह दूर जाने पर कम क्यों हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्बुलेंस सायरन्स इंक्रीजेज व्हेन इट इज नियर टू अ स्टैंडिंग पर्सन एंड इट डिक्रीजेज व्हेन गोज फर्दर। वाई, या दूर जाती है फार्दर। डॉपलर प्रभाव, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, डॉपलर्स इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, किसकी वजह से आता है ये आवृत्ति में चेंज, डॉपलर इफेक्ट की वजह से। पढ़ाया था ना सीटी वाला, इंजन की सीटी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, सर जल्दी जल्दी लगाइए, शाबाश साथियों, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं आप लोग। द मैक नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, किसी ऑब्जेक्ट का मैक नंबर 1 से कम है, समझ रहे ना। किसी पिंड के लिए मैक संख्या 1 से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। लोग जा रहे हैं, आप रुके रहना। थैंक यू बच्चे, थैंक यू रुकने के लिए। मन हो तो बाबू लाइक जरूर कर देना अपने सर के लिए,
अपने भाई, अपने दोस्त, मित्र जो बनाना चाहो। देखो कितना अच्छा है। मेक नंबर किसी ऑब्जेक्ट का 1 से कम है, उसको हम क्या कहेंगे? पता आप लोगों ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है ना, कभी कभी मुझे लगता है मां कसम इतना तो मतलब बहुत कम लोगों को मिला होगा। मतलब कभी कभी मेरी आंखें भर आती हैं, सच में भर आती हैं। मैं बड़ा पता है दिल से बड़ा नेचुरली पढ़ाता हूं जो करता हूं। किसी को मैं कभी कभी एरोगेंट लगता हूं, मेरे मालिकों को भी कभी कभी मैं एरोगेंट लगता हूं, कभी कभी मुझे भी लगता है। बट मैं कभी कभी क्या सोचता हूं ना, अरे दिल से जो चीज कर रहे हैं ना उसको जो करे करते रहो, किसी को जो लगे देखा जाएगा, है ना? ठीक सोचता हूं ना? चलो कोई बात नहीं। मेक नंबर 1 से कम है या ज्यादा, क्या कहेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा सब माने अपध्वनिक कम, उसको हम क्या कहेंगे? सबसोनिक। आंसर क्या हो जाएगा? सी, जैसे मैंने निर्भया मिसाइल का एग्जांपल दिया था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, द टेक्निक यूज्ड बाय सोनार बेट। सोनार मैंने बताया था ना, सोनार कि अगर मान लो पाकिस्तान की कोई सबमरीन, कोई पनडुब्बी, इफ देयर इज अ सबमरीन ऑफ पाकिस्तान इन इंडियन वाटर्स, तो वी कैन, तो सो अवर शिप्स और अवर सबमरीन्स कैन लोकेट इट बाय यूजिंग सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और बैट मतलब चमगादड़, किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? आता है ना? जल्दी बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। सही से 2 आंसर बाबू। कुछ सी बी ए कर रहे हैं, ऐसे नहीं, एक आंसर दो। बिल्कुल सही, बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इकोलोकेशन। इकोलोकेशन कैसे होता है? इकोलोकेशन मतलब इसको मैंने इको प्रतिध्वनि से स्थिति का पता करना। इकोलोकेशन क्या समझ सकते हो? प्रतिध्वनि से। जैसे मान लो ये चमगादड़ है, ये क्या है? चमगादड़, ये मेरी वाली चमगादड़ है, इसको समझ लो, ठीक है? और यहां पर मान लो मैं हूं, मैं रास्ते में आ रहा हूं और चमगादड़ आ रही है, तो चमगादड़ क्या करती है? अल्ट्रासोनिक साउंड किसकी यूज करती है? अल्ट्रासोनिक, पराध्वनि का प्रयोग करती है ना बच्चा। ये टकरा के इको क्या जाती है? वापस, और इस इको वगैरह से वो पता कर लेती है, इस रिफ्लेक्शन से, इको से वो चीज का पता कर लेती है कि भाई वो चीज कितनी दूर है। पता है ना, टी समय जाने में लगा, ये डी, और आपको एक फॉर्मूला बताया था ये वाला कि अगर साउंड के चक्कर में आपको डिस्टेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। 2 बार डिस्टेंस, एक बार जाने का, एक बार टकरा के साउंड का वापस आने का, तो रिफ्लेक्शन से जो इको होती है उसके कारण ये पता कर लेती है। बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन है, ए, सी और डी, वो बेकार ऑप्शन है, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अपने आप क्या आंसर हो गया? बी, इकोलोकेशन। ये हर एक एग्जाम में आएंगी, आप देख लेना। कोई भी पेपर उठा के देख लो, आप एक किताब लो जिसमें प्रीवियस ईयर हो, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे बच्चा जिन्हें आप नहीं कर पाओगे। जितना अभी तक पढ़ाया है सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे गारंटी के साथ, और आप दूसरों को समझा भी पाओगे कि ये क्यों होता है। अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराता ना तो वो चीज कम होती, इसलिए मैंने सोचा कॉन्सेप्ट के साथ मेहनत ज्यादा होगी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो कंसर्ट हॉल वगैरह होते हैं जहां पे गाने वगैरह चलते हैं, उसमें उसकी जो छत होती है वो गोल आकृति की क्यों होती है? इस तरह की क्यों होती है? गोल आकृति की, कर्व्ड क्यों होती है? वाई इज द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल, सिनेमा हॉल्स इज कर्व्ड? कंसर्ट हॉल या सिनेमा हॉल की छत गोलीय क्यों होती है? प्रतिध्वनि को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इको, टू इंक्रीज साउंड लाउडनेस, ध्वनि को तीव्र करने हेतु, या सो डेट साउंड कैन रीच इन एवरी कॉर्नर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए कि टकराकर ध्वनि हर एक कोने में पहुंच सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो मैं मान लो यहां पे खड़ा होकर गा रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा होकर क्या गा रहा हूं? गा रहा हूं, माइक है, ठीक है, वो वाला गाना।
मतलब जो अभी आजकल भजन वगैरह जो चल रहे हैं, कुछ भी गा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब साउंड निकलेगी तो कुछ लोग यहां पे बैठे होंगे, कुछ लोग यहां पर बैठे होंगे, जो मेरे सामने होंगे उन तक तो आवाज सही से पहुंचेगी, इन कोने वाले भी बेचारे रह जाएंगे। तो क्या होगा कि साउंड गाऊंगा तो साउंड कहां पहुंचेगी, गोल उससे टकराएगी और गोल से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके कहां चली जाएगी, हर एक कोने तक पहुंच जाएगी। तो ये जो छत होती है वो कैसे होती है, इस तरह की गोल, जिससे कि टकरा के हर एक कोने तक साउंड पहुंच सके आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 8 क्वेश्चन और रह गए हैं सर, जल्दी जल्दी। साउंड रात में दूर तक सुनाई देती है दिन की अपेक्षा, या साउंड ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस इन नाइट इन कंपैरिजन टू डे। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, इसका कारण है, क्या कारण है बताइए। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, रेजोनेंस, या इनमें से कोई नहीं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अनुनाद, रेजोनेंस। चलो तुम ही हो, ओके। अब तुम कहोगे सर एक काम करो, तुम सिर्फ पढ़ा लो और गाने गाओगे तो भाग जाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं गाता, समझे। आवाज वो दे दी है भगवान ने, शेर वाली। कहोगे अपने मुंह से अपनी बढ़ाता करता रहता मास्टर, पर वो होता है ना, तो वो लोग गाने नहीं गाते। बाबू अनुनाद कहां से हो जाएगा, कुछ भी कह रहे हो। अभी मैंने बताया था रिफ्रैक्शन कि दिन में क्या होता है, जहां हम बोल रहे होते हैं सड़क वगैरह पे या सड़क के किनारे खड़े होके, तो सड़क गर्म होती है तो वो क्या हो जाती है, डेंस। क्या हो जाती है, डेंस। तो डेंस, सॉरी रेयर, तो रेयर से डेंसर जाएंगे तो जो ध्वनि होती है वो कुछ इस तरह से मुड़ जाती है, और दिन में, डे में तो वो दूर तक नहीं जा पाती, और रात में क्या होती है, नाइट में, कि वो दूर चली जाती है तो वो दूर तक सुनाई देती है, इस तरह से मुड़ जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सॉरी। क्या कारण है इसका, अपवर्तन, अप माने दूर, रिफ्रैक्शन, बताया था अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सोल्जर्स किसी ब्रिज को क्रॉस करते समय, पास करते समय रिदम में नहीं चलते, कदम ताल मिलाकर नहीं चलते, क्यों। फटाफट आया है ना समझ में, बी। तो गलत आंसर क्यों कर रहे थे बच्चा, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, जो पास की है, मतलब सड़क के पास की जो है वो रेयर रहेगी, ऊपर की डेंस, तो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी। रात में उल्टा हो जाएगा तो बाहर की तरफ, इसलिए रात में दूर तक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्यों नहीं करते, अभी आपको बताया था रेजोनेंस की वजह से, कि अगर मान लो कदम ताल की और जो पुल वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एक हो गई, आवृत्ति इक्वल हो गई, तो क्या होगा, कंपन की और उनकी दोनों की क्या होती है, आवृत्ति इक्वल हो गई, तो वो क्या करेगा बाबू, उसकी पुल डैमेज हो जाएगा। तो किसके कारण नहीं करता, क्वेश्चन नंबर 11 का ए, रेजोनेंस के कारण पुल में डैमेज हो जाएगी, इसलिए वो कदम मिला के नहीं चलते, अनुनाद के कारण। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहा है ना, शाबाश सर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू पर्सन्स आर टॉकिंग इन अ क्लोज रूम दे कैन बी हर्ड आउटसाइड द रूम ऑल्सो ड्यू टू। बंद कमरे में बात कर रहे दो व्यक्तियों की आवाज को बाहर तक सुना जा सकता है, इसका कारण है बताइए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, बताइए बताइए। अरे यार, सही सही सही, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू बाबू। आप कितने आराम से बने हो अभी तक, गार्डन गार्डन कर रहा है मेरा दिल। दीवारों के भी कान होते हैं डिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का डी, क्योंकि मैंने बताया था छोटी छोटी चीजों से टकराकर साउंड इधर से उधर हो जाती है। तो जब कोई वेव
किसी रास्ते में ऑब्स्टेकल, किसी बाधा से टकराकर मुड़ जाती है, उसे आप क्या कहते हो? डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी, डी नहीं सी, डी तो नोटा है ना, सी डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का विवर्तन, बिल्कुल सही सी आंसर है, बिल्कुल सही सी आंसर है बाबू, गलती से लिख दिया था डी। क्वेश्चन नंबर 13 डिफ्रैक्शन। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको बताना पड़ेगा। पिछली बार मैंने इस क्वेश्चन में गड़बड़ की थी, पिछली बार एक बच्चे ने पकड़ लिया था, वो हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो गई हो, तो आज हम इसको ठीक करेंगे। जल्दी से इस डेटा को उतार लो, क्वेश्चन नंबर 13 के क्या क्या दिया हुआ है उतार लो। देखो, मान लो दो गैस हैं, एक गैस है V1, एक गैस है V2। V1 का नाम हमने क्या दे दिया? हाइड्रोजन। क्या नाम दे दिया इसे हमने? हाइड्रोजन। और V2 को हमने क्या कह दिया? ऑक्सीजन। देयर इज टू गैसेस, वन इज हाइड्रोजन, वन इज ऑक्सीजन। यू आर गिवन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन की वेलोसिटी दे रखी है 1260 मीटर पर सेकेंड, 1260 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग कितना होगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? इसको उतार लो पहले, कि हवा में, हाइड्रोजन में जो ध्वनि का वेग है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन 1260 मीटर पर सेकेंड, 1260। ऑक्सीजन का पता करना है, क्वेश्चन कैसे निकालोगे? तो देखो, पिछली बार मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि गैस में जो वेलोसिटी होती है, वेग, वो द्रव्यमान के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, द्रव्यमान के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे फॉर्मूला आ जाता है V1 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। क्या आ जाता है? M2 अपॉन M1। पिछली बार मैंने क्या किया था? यहां पे M1, यहां पे M2। क्या M1 क्या है? फर्स्ट गैस, पहली वाली गैस, और सेकंड क्या है? दूसरी वाली गैस। M2 पहली वाली गैस का मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। यहां पे द्रव्यमान क्या है? अणुभार या मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रही है चीज? अणुभार क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां तक इतना क्लियर हो गया? पहले मैंने यहां पे गड़बड़ कर दी थी, मुझे हाइड्रोजन की दे रखी है, ऑक्सीजन की निकालनी है। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है? 16। एक का होता है 16, कितने एटम से? 2, तो 16 दूनी 32। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होता है? 32। केमिस्ट्री में और अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर है? दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन में कितना होता है? H2। भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 और 2 है तो कितना हो गया? 2। यहां तो कोई दिक्कत? 2 से कितनी बार कट गया? 16 बार। 16 का अंडर रूट कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन का कितना है? 1260। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। अब ये क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1260 बटे 4 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। भाई मैंने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास रख दिया M2 मतलब ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का कितना है मेरे पास? 2। हाइड्रोजन की वेलोसिटी कितनी है? 1260। ऑक्सीजन की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 तिया 12, 4 को 4, 4 पंजे 20, कितनी हो गई? 315 मीटर पर सेकेंड। आंसर है इसमें बिल्कुल सही, ए वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया? ए। तो ये बच्चा ऐसे निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, ये मॉलिक्यूलर मास आपको केमिस्ट्री में याद करा दूंगा 3-4। जैसे 16 होता है ऑक्सीजन का, एक के लिए यहां पे कितने? 2, तो 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो गया? 32। ऑक्सीजन गैस की बात की जा रही है। हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना हो गया? 2, तो ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन। इस फॉर्मूले में पिछले नोट्स में चेंज कर लीजिएगा और समझ जाइएगा। क्लियर है ना? शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर एक साउंड की नॉइज 100 डेसिबल है, मतलब 100 डेसिबल का शोर है, तो वो इनमें से किससे निकल सकता है?
ठीक से सुनी जाने वाली ध्वनि, क्लियरली वॉइस, नॉर्मल टॉकिंग, साधारण वार्तालाप, नॉइज ऑफ रोड, गली के शोरगुल की आवाज, या लास्ट है एक मशीन वगैरह नहीं चलती है, ग्राइंडिंग मशीन वगैरह, उनकी आवाज। बेटा टाइम कम नहीं है, अभी तो 31 तारीख तो फॉर्म भरने की डेट है। पहले तो बाबू आप फॉर्म भर लो, अब परेशान हो रहे हो सिलेबस के लिए। अरे वो मेरी जिम्मेदारी है बच्चा, मेरी जिम्मेदारी है, पूरा कराऊंगा अच्छे से, जल्दबाजी में नहीं करूंगा प्लीज। सेवेंटी 60 से 70 dB, लेकिन ये दुकान में जो मशीन होती है जो कानों में दर्द कर देती हैं वो 100 dB का होता है। तो आराम से आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 लगा दीजिए सर जल्दी। इफ अ जेट ऑफ मैक 2 इज फ्लाइंग इन एयर, व्हाट इज इट्स स्पीड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 332। जल्दी से लगा के हटा दीजिएगा, कराना है मुझे। देखो बाबू मैक नंबर दे रखा है आपको और आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है इन एयर, ठीक है। तो मैक संख्या लिख लो फटाफट से जल्दी अपनी नोटबुक में, 2। मैक संख्या कितनी दे रखी है 2, और मतलब ये सुपरसोनिक है, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, ध्वनि की स्पीड, ध्वनि की चाल या वेग 332 मीटर पर सेकंड। चलो निकाल लेते हैं। आपको पता है मैक संख्या क्या होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट का वेग या ऑब्जेक्ट की चाल, पिंड की चाल, और पिंड क्या है हमारे पास एरोप्लेन, जेट विमान है ना, डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड। यही फॉर्मूला था ना, मैंने बताया था ध्वनि की चाल जब मैक संख्या निकाली थी, सेम फॉर्मूला था। मैक नंबर कितना दे रखा है 2, इसकी जगह 2 लिख लो, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लो। इधर क्या है 1, क्योंकि मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये नहीं पूछना पड़ेगा कहां से आ गया। ऑब्जेक्टिव स्पीड निकालनी है, ये क्या निकालनी है डिवाइडेड बाय, इसको x मान लो। साउंड की कितनी दे रखी है 332, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 664 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब बच्चा कि अगर किसी का मैक नंबर 2 है तो वो साउंड की स्पीड से 2 गुना ज्यादा चल रहा है। कितना ज्यादा चल रहा है 2 टाइम्स ज्यादा। जो जेट एरोप्लेन है वो 2 टाइम्स मोर ट्रेवल कर रहा है। शॉक वेव्स, सोनिक बूम भी निकाल रहा है, शॉक वेव्स या सोनिक बूम। शाबाश। 166 कहां से आ जाएगा साथियों 664, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी। साफ कह रखा है बाबू कि 2 है, 2 मतलब दुगना, तो स्पीड से तो ज्यादा होगा, आधा कैसे निकल जाएगा भाई, 2 मतलब दुगना, 3 मतलब तिगना, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा तो होगी ही, इतनी भी ज्यादा नहीं होगी जैसे इसमें सी वाला ऑप्शन था। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो कभी कभी हम हिंदी लिखने में कैसी मिस्टेक करते हैं। अब एक बच्चा लिख रहा है सर वायुसेना की कढ़ाई, वो कब्र से मतलब भाऊ वायुसेना की भी पढ़ाई चल रही है, ये सब वायुसेना में भी आएगा, एयरफोर्स में। क्वेश्चन नंबर 16, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हवा में जो स्पीड होती है साउंड की, चाल होती है, वो किससे प्रभावित होती है, किससे चेंज होती है, या किससे इफेक्ट होती है? मॉइस्चर से, टेम्परेचर से, वायु के अवयव, कंपोजिशन ऑफ एयर, हाइड्रोजन है सिर्फ, ऑक्सीजन है, मिक्सचर है, और डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। शाबाश। इसका बताओ फटाफट, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या पहला तीसरा चौथा? सही से सोचो। मैंने बता रखा है ये कि अगर आप हवा में ये चीज चेंज कर रहे हो, बरसात वाला एग्जांपल याद है ना, उसे सोच के आंसर देना। बरसात में आवाज
की स्पीड बढ़ जाती है, सीटी की स्पीड दूर तक सुनाई देती है जल्दी। टेम्परेचर ऑफ एयर, तापमान बढ़ाने से भी होता है। वायु में भी आपको बताया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी उसका अलग प्रभाव होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी उसका अलग प्रभाव होगा। और फोर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर सेम टेम्परेचर है तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता, आपको पता है बेटा, मैंने बताया है अगर सेम टेम्परेचर है तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता, प्रेशर का कोई, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में, जो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप सब लोग लाइव के बाद में कमेंट करना कैसी लगी, जिससे कि मैं जान सकूं और सुधार कर सकूं। तो क्या होता है, मैंने तीनों बताया है। मॉइस्चर बढ़ जाएगा बारिश में, आर्द्रता बढ़ जाएगी, मॉइस्चर तो क्या होगा, तेज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ जाता था, 0.61 मीटर पर सेकेंड, तो टेम्परेचर से भी। तीसरा, अभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बताया है, उनमें भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, दो क्वेश्चन है सर। 17 जल्दी से, मुझे पता है बाबू आप थोड़े लेट हो रहे होगे, लंबा खिंच गया, पर कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि करो तो अच्छे से करो और वरना करो मत। तो कहते हैं ना, या तो छेड़ो मत, और अगर तुमने छेड़ दिया फिर हम नहीं छोड़ेंगे। शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। बेटा 100 नंबर का है, क्वेश्चंस का बाद में पता चलेगा कितने आएंगे। 30 नंबर की है साइंस, एक भी नहीं जाएगा। 30/30, कल से हम अपने साउंड का वो चेंज कर रहे हैं, टारगेट 30 में से 30, कोई रोक नहीं सकता इसे। सुपरसोनिक वेव्स क्या देता है, बिल्कुल सही, शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगें। क्या छोड़ता है वो, कोनिकल वे में शंक्वाकार प्रक्षोभ, डिस्टरबेंस, जो किसकी वजह से होता है, शॉक वेव, खिड़कियों के कांच वगैरह टूट जाते हैं। इट कैन शैटर द ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट, आज के लिए अंतिम। बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से बताना है कौन सा सही है। द लाउडनेस ऑफ लायंस रोर इज हाई, बट पुट नहीं है बेटा, ये वो बट है, बट पिच इज लो। द साउंड ऑफ हमिंग मॉस्क्यूटो हाई पिच एंड लेस लाउडनेस। कहने का मतलब शेर की दहाड़ की तीव्रता अधिक परंतु तारत्व कम होता है। एक मच्छर की बिनबिनाहट की तीव्रता कम परंतु तारत्व अधिक है। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई सही नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। डी नोटा, डी मतलब कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, शाबाश। देखो हमने इसमें क्या क्या किया क्लास में, हम इतना टाइम सिर्फ क्वेश्चंस में लगाते तो हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से। कल से हमारा प्रकाश लाइट शुरू होगा, पढ़ के आइएगा अच्छे से। सी बिल्कुल सही, शेर की जो दहाड़ होती है वो तीव्र होती है, लाउडनेस ज्यादा होती है, लेकिन तीखी नहीं होती, कानों में चुभती नहीं है, क्योंकि उसकी पिच ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा, पिच कम, फ्रीक्वेंसी कम होती है शेर के लिए। ए बी वाला सही है। जो मॉस्किटो होता है भिन्न भिन्न करता है, कानों में चुभती है ना, तो उसकी लाउडनेस कम होती है, पिच तारत्व अधिक होता है। तो सी, दोनों ही सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, बोथ आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी। फटाफट से दो काम कर दीजिए मेरे साथियों, जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बाबू, और प्लीज शेयर कर दीजिए अभी आप सभी लोग, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। क्लास कैसी लगी लाइव के बाद में कमेंट करके जरूर बताना, लाइव के बाद में कमेंट करके जरूर बताना। फिर से बता दे रहा हूं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीजीएल, सीपीओ, स्टेट एग्जाम, पीसीएस, आईएएस, एक भी क्वेश्चन ये बाहर नहीं गया है, और आरआरबी के लिए तो है ही है,
इनमें से जितने टॉपिक कराए हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, आप प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा। एयरफोर्स, नेवी, किसी में मान लो पुलिस, जहां भी सामान्य ज्ञान पूछी जाती है वहां पे ये पूछा जाता है। पक्का ना? लाइव के बाद में कमेंट जरूर करना। अपना ख्याल रखना। एक आपके लिए लास्ट में कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ में ना आया हो दोबारा कोशिश करना, 3 बार करना, 300 बार करना। एक बार आपकी कोशिश जरूर सफल होगी, विश्वास रखना। हैप्पी नवरात्रि। जिनके व्रत हैं थोड़ा लिक्विड ज्यादा लीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ख्याल रखिएगा और हेलमेट वगैरह पहन के बाइक वाइक चलाना, क्योंकि अब आपकी बहुत सारी जॉब्स हैं। क्या होता है कभी कभी कि हम लोग ध्यान नहीं देते, मस्ती करते हैं, चोट लग जाती है, जो हमारे मेडिकल में हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो थोड़ा सा फिजिकल की भी तैयारी करते रहना और अपना ख्याल रखना अच्छे से। पक्का? तो सभी को सलाम, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। लाइक और शेयर करना मत भूलना। जिंदाबाद। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।